राणा सांगा के जीवन चरित्र में हमने आपको बताया था कि उनके चार मुख्य पुत्र थे। सबसे बड़ा भोजराज, उससे छोटा रतन सिंह, उससे छोटा विक्रमादित्य और सबसे छोटा उदय सिंह, जिसका जन्म रानी कर्मावती से सन 1520 या 22 में चित्तौड़ में हुआ था। सबसे बड़ा बेटा भोजराज यानी मीराबाई का पति युद्ध में मारा गया था। तो सन 1528 में राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ के सिंहासन पर रतन सिंह बैठा, लेकिन राज सिंहासन के लिए छीना झपटी और साजिशों का सिलसिला चल पड़ा। इनके झगड़ों ने मेवाड़ की जड़ें हिला दी, उसे जर्जर कर डाला। और तो और इतिहासकारों का तो यहां तक कहना है कि सांगा की विधवा कर्मावती ने अपने बेटे विक्रमादित्य को सिंहासन दिलवाने के लिए रतन सिंह के खिलाफ बाबर से मदद मांगी थी, जिसके बदले में उसने बाबर को रणथंबोर देने की पेशकश की थी। वो तो सन 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, इसीलिए बात आगे नहीं बढ़ी। कर्मावती बूंदी के हाड़ा राजवंश से थी, तो हाड़ा राजवंश का मेवाड़ पर प्रभाव बढ़ाने में उसका अहम योगदान था। आपको बता दें कि हाड़ा राजपूतों के हाथ में एक जमाने में केवल आज का हाड़ौती क्षेत्र ही नहीं, बल्कि रणथंबोर और अजमेर, ये दो मजबूत किले भी थे। पर हाड़ा फिलहाल मेवाड़ के प्रभाव मंडल में थे और मेवाड़ के प्रति अत्यंत वफादार थे, जो कि राणा कुंभा और राणा सांगा की देन थी। लेकिन मेवाड़ में चल रही साजिशों ने उसके पतन का रास्ता खोल दिया। रतन सिंह केवल 3 साल शासन कर पाया और सन 1531 में एक शिकार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो सन 1531 में सांगा का तीसरा बेटा विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठा। उसी के शासन के दौरान सन 1532 और सन 1535 के बीच गुजरात सुल्तान बहादुर शाह ने 2 बार मेवाड़ पर हमला किया और मालवा और मेवाड़ को रौंद डाला। उसने अजमेर पर भी कब्जा कर लिया। रानी कर्मावती को जौहर करना पड़ा और चित्तौड़ के राजपूत योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन विक्रमादित्य एक कायर की भांति भाग खड़ा हुआ और इसीलिए विक्रमादित्य से मेवाड़ के सामंत नाराज थे। लेकिन अभी एक पुराना नासूर बाकी था, शायद आप भी भूल चुके होंगे। याद है आपको पृथ्वीराज, राणा रायमल का सबसे बड़ा और सबसे पराक्रमी पुत्र? उसकी एक अवैध संतान थी, बनबीर या वनवीर। वनवीर ने सन 1536 में विक्रमादित्य की हत्या कर दी और सिंहासन पर कब्जा तो कर लिया, पर उसे राणा स्वीकार करना सामंतों को जाहिर तौर पर सख्त नागवारा था। सभी मंत्री सामंतगण राणा सांगा के सबसे छोटे बेटे उदय सिंह को राणा मानने लगे। जो भी हो, उदय सिंह अभी था तो नाबालिग ही। जौहर करने से पहले कर्मावती उदय सिंह को पन्नादाई के सुपुर्द कर गई थी। तो बनबीर ने सोचा कि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। उसने उदय सिंह की हत्या करवाने की कोशिश की, पर पन्नादाई की सूझबूझ और वफादारी के कारण उदय सिंह बच गए और उन्हें चोरी छिपे चित्तौड़ से कुंभलगढ़ रवाना कर दिया गया। बनबीर के सिपाहियों ने उदय सिंह समझकर उसकी जगह सोते हुए पन्नादाई के बेटे की हत्या कर दी। अपने बेटे को खोने का दर्द दुनिया में केवल एक मां ही समझ सकती है। केवल इतना ही नहीं, पन्नादाई आगे भी उदय सिंह का मार्गदर्शन करती रही। राजस्थान की लोक कथाओं में पन्नादाई की वफादारी और उसका बलिदान आज भी अमर है। इतिहास में जिन्हें भी हम महान या भगवान बना देते हैं, उनके पीछे उनके ऊपर कितनी कुर्बानियों का कर्जा होता है, उसका अनुमान लगाना वाकई एक कठिन काम है। तो पन्नादाई की मदद से उदय सिंह बच गए और कुंभलगढ़ सुरक्षित पहुंच गए। कुंभलगढ़ में उदय सिंह धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाने लगे। बनबीर को तो वैसे भी सामंतगण कभी राणा स्वीकार कर नहीं सकते थे, तो एक एक करके सभी सामंत उदय सिंह के पाले में आने लगे। पीछे से सहयोग कर रहे थे बूंदी के हाड़ा राजा और मारवाड़ के राव मालदेव। इसी दौरान सन 1540 में कुंभलगढ़ में उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे प्रताप सिंह का जन्म हुआ, जिन्हें इतिहास महाराणा प्रताप के नाम से जानता है। तो अपने सामंतों के सहयोग से सन 1540 में उदय सिंह ने बनबीर को हरा दिया और मेवाड़ के महाराणा बन गए, महाराणा उदय सिंह द्वितीय। इस समय उत्तर भारत की राजनीति भी क्रांतिकारी परिवर्तनों से गुजर रही थी। इसे समझना बेहद जरूरी है। राणा सांगा की मृत्यु के 3 वर्षों के भीतर ही सन 1530 में बाबर की भी मृत्यु हो गई थी। बाबर ने अपने साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया था। भारत का हिस्सा उसके सबसे बड़े बेटे हुमायूं के हाथ में आया। हुमायूं ने पूरब में उठ रहे अफगानों के विद्रोह को दबाने की कोशिश की। इन अफगानों का नेता था
शेर शाह सूरी। लेकिन तभी सन 1532 और 35 के बीच पश्चिम और मध्य भारत में गुजरात सुल्तान बहादुर शाह ने मेवाड़ और मालवा को हराकर तहलका मचा दिया। हुमायूं ने शेर शाह सूरी का पीछा छोड़कर मालवा और गुजरात पर हमला कर दिया। शेर शाह को यूं छोड़ देना उसकी सबसे भयंकर भूल थी। सन 1535 और 36 के दरमियान हुमायूं ने बहादुर शाह को हरा दिया और मालवा और गुजरात पर कब्जा कर लिया। इससे पहले से मुसीबतों में फंसे मेवाड़ को कुछ राहत मिली। सन 1536 में ही बहादुर शाह ने गुजरात वापस जीत लिया। लेकिन अब दुनिया एक नए दौर में पहुंच चुकी थी। सन 1498 में पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने अफ्रीका होते हुए यूरोप से भारत तक का रास्ता ढूंढ निकाला। इससे ईसाई यूरोप और पूरब का मुस्लिम जगत के कारण 1000 साल से बंद पड़ा रास्ता भी खुल गया। तो अब खतरा केवल जमीन से ही नहीं बल्कि समंदर से, या यूं कह लीजिए कि 7 समंदर पार करके भी आ सकता था। सन 1500 से लेकर 1535 तक पुर्तगालियों ने मुस्लिम जगत से उनका हिंद महासागर का व्यापार मार्ग छीन लिया। इन सब को हमने अपने 2 वीडियोस ईस्ट इंडिया कंपनीज और स्पेन एंड पोर्चुगल इन द ईस्ट में हमने काफी विस्तार से बताया है। तो 16वीं सदी की शुरुआत में भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगाली हावी होने लगे। उनके पास अत्याधुनिक जबरदस्त हथियार थे और बेहतरीन गोला बारूद था। गुजरात सुल्तान बहादुर शाह को तोपें तो तुर्कों से मिल गई थी, पर पुर्तगालियों से तोपें और बंदूकें लिए बिना मुगलों को नहीं हराया जा सकता था। तो सन 1537 में मुंबई के पास वसई में पुर्तगालियों से संधि के दौरान एक जहाज पर पुर्तगालियों ने धोखे से बहादुर शाह की हत्या कर दी। इसके बाद गुजरात सल्तनत इतिहास का एक खंडहर बनकर रह गई। बहादुर शाह के मिट जाने पर हुमायूं ने शेर शाह सूरी पर फिर से ध्यान दिया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सन 1539 और 40 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को एक के बाद एक 2 लड़ाइयों में बुरी तरीके से हराकर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इस तरह से सन 1540 में लगभग सारा उत्तरी भारत यानी पंजाब से लेकर बंगाल तक का हिस्सा शेर शाह सूरी के हाथ में आ गया। फिर शेर शाह सूरी ने वो किया जो हुमायूं तो नहीं कर पाया, पर अगर बाबर और जीता तो जरूर करता। उसने मध्य भारत और राजस्थान के राजपूत राज्यों पर शिकंजा कसा। अब वापस आ जाते हैं मेवाड़ पर। सन 1540 में उदय सिंह ने बनबीर को हरा दिया और मेवाड़ के महाराणा बन गए। लेकिन कुछ समय बाद जोधपुर के राव मालदेव और राणा उदय सिंह के बीच किसी तुच्छ सी बात को लेकर विवाद हो गया। मालदेव ने कुंभलगढ़ पर हमला किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसमें राणा उदय सिंह का कहीं से कहीं तक कोई दोष नहीं था। तो राव मालदेव ने आवेश में आकर एक इज्जतदार राज्य से बेकार में बैर ले लिया। लेकिन राणा उदय सिंह ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने सारे पड़ोसियों से यथासंभव मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखा। दूसरी बात, अब राणा को समझ में आ गया था कि उनके परदादा राणा कुंभा को गुजरे करीब 80 साल बीत चुके हैं। किलों का जमाना भी बीतता चला जा रहा था, चाहे वो चित्तौड़ या कुंभलगढ़ जैसे मजबूत दुर्ग ही क्यों ना हो, क्योंकि अब भारी तोपें और गोला बारूद आ चुके थे। अब हम राणा उदय सिंह की एक ऐसी अनोखी नीति की बात करेंगे जिसके साथ इतिहासकारों ने घोर अन्याय किया है। राणा उदय सिंह ने किलों और उसके इर्द गिर्द बसी आबादी को कहीं और सुरक्षित स्थान पर बसाने की सोची, किसी दूर दुर्गम घाटी में जहां तोपें न पहुंच सके और रास्ते में पहाड़ों पर बने किलों से उसकी सुरक्षा की जा सके। ऐसी उपजाऊ घाटी जिसमें खेती हो सके और लंबे युद्ध के दौरान आबादी का भरण पोषण किया जा सके। इसी दिशा में सन 1559 में चित्तौड़ से लगभग 70 मील पश्चिम में उदयपुर बसाया गया। राणा उदय सिंह के नाम पर उदयपुर और उदय सागर झील भी बनवाई गई ताकि खेती हो सके। चित्तौड़, मांडलगढ़, गोगुंदा और कुंभलगढ़ जैसे किलों से मुख्य आबादी की रक्षा की जा सके। यदि आप ध्यान दें तो पाएंगे कि तब से लगभग 200 साल बाद जयपुर भी इन्हीं सिद्धांतों पर बसाया गया था। और अब आने वाली बातों को सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा कि राणा उदय सिंह का अंदाजा कितना सही था। आपको उनकी दूरदृष्टि की दाद देनी पड़ेगी। अब देखते हैं कि इस वक्त शेरशाह सूरी क्या कर रहा था। इस समय राजपुताने में मालदेव राठौड़ के राज में मारवाड़ की शक्ति अपने चरम पर थी। मालदेव ने अजमेर, नागौर और बीकानेर पर भी कब्जा कर लिया था और उसने शेर शाह सूरी के खिलाफ हुमायूं के साथ भी हाथ मिलाया था। इसलिए शेर शाह सूरी ने मारवाड़ पर हमला किया और सन 1544 में मालदेव को सुमेल या समेल के युद्ध में हरा दिया।
अजमेर से माउंट आबू तक का इलाका सूर साम्राज्य का हिस्सा बन गया। बीकानेर जोधपुर से फिर से आजाद हो गया और ये दोनों राज्य और लगभग सारा राजपूताना शेर शाह के प्रभाव मंडल में आ गए। मारवाड़ के बाद शेर शाह सूरी ने मेवाड़ की तरफ ध्यान दिया। राणा उदय सिंह ने झगड़ा न करके शेर शाह सूरी की नाम मात्र की अधीनता स्वीकार कर ली। ज्यादातर इतिहासकार इस घटना और ऐसी ही कई अन्य घटनाओं को देखकर राणा उदय सिंह को एक कमजोर शासक बताते हैं, पर ये लोग खुद एक बात नहीं समझते कि एक आम भारतीय कभी भी रणनीति नहीं समझ पाता। इसीलिए हमें राणा उदय सिंह की नीति आसानी से समझ में नहीं आती। राणा अफगानों से दुश्मनी नहीं चाहते थे। इसकी दो वजहें थी। पहली ये कि उदय सिंह के पिता राणा सांगा ने अफगानों से अच्छी दोस्ती बना ली थी। इसकी वजह से खानवा की लड़ाई में और बाबर के खिलाफ संघर्ष में उन्हें अफगानों की पूरी पूरी मदद मिली। दूसरी बात, अफगानों ने तोपों और बंदूकों की तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। इसलिए आने वाले समय में अफगानों का साथ बहुत जरूरी था और इसका फायदा राणा प्रताप को हल्दी घाटी और अन्य युद्धों में भी मिला और यह नीति बिल्कुल सही साबित हुई। अगले ही साल सन 1545 में बुंदेलखंड के एक बचे खुचे छोटे से राजपूत राज्य और चंदेल राजवंश की राजधानी कालिंजर की घेराबंदी में बारूद के एक धमाके में शेर शाह सूरी मारा गया। शेर शाह सूरी के गिरते ही उसका सूर साम्राज्य भी टूटना शुरू हो गया। जोधपुर और बीकानेर तो पहले से ही तैयार बैठे थे। मालवा के हाकिम शुजात खान ने खुद को लगभग अलग कर लिया। इसी मांडू के शुजात खान का बेटा था बाज बहादुर या बाज बहादुर। जाहिर सी बात है कि राणा उदय सिंह ने भी मेवाड़ को पूरी तरह से स्वतंत्र घोषित कर लिया। इतना ही नहीं, सन 1557 में अजमेर के सूरी हाकिम हाजी खान से राणा ने रंगराय पातर नाम की एक नाचने वाली मांगी। हाकिम खान के मना करने पर उदय सिंह ने हाकिम खान को हरा दिया, लेकिन सन 1557 में ही राजस्थान में मेड़ता के पास हरमादा के युद्ध में मारवाड़ के मालदेव राठौड़ की मदद से हाकिम खान बच गया और राणा उदय सिंह को खाली हाथ लौटना पड़ा। केवल एक साल का धीरज और उसके फायदे ही फायदे। आप ही बताइए कि क्या यह घाटे का सौदा हुआ? पर राजपूतों की असली समस्या अफगान नहीं बल्कि मुगल थे। सन 1555 में हुमायूं ने 15 साल बाद भारत में फिर से कदम रखा और दिल्ली जीत ली। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जनवरी सन 1556 में उसकी दिल्ली में मौत हो गई। उसके बेटे अकबर को आनंद फानंद में मुगल सम्राट बनाया गया, लेकिन बचे हुए सूर घराने के राजाओं ने हार नहीं मानी। सूर घराने के जौनपुर राज्य का सेनापति था हेमू। हेमू ने आगरा और दिल्ली मुगलों से छीन ली, लेकिन सन 1556 की पानीपत की दूसरी लड़ाई में वो मारा गया और उसके साथ ही अफगानों का दिल्ली पर राज करना एक बीता हुआ सपना बनकर रह गया। अकबर के शासनकाल में मुगलों ने चारों दिशाओं में हमले किए और जीत का डंका बजाया। सन 1559 में मुगलों ने अजमेर पर भी कब्जा कर लिया। तब से लगभग 200 साल तक अजमेर मुगलों के ही हाथ में रहा। अजमेर राजस्थान के बीचों बीच पड़ता है, इसीलिए यहां से राजपुताने में कहीं भी हमले किए जा सकते थे और अजमेर राजपुताने में मुगलों का मुख्यालय बना रहा। सन 1562 में आमेर के कछवाहा राजा भारमल ने अपनी बेटी का विवाह अकबर से करवा दिया। इससे राजपूतों और मुगलों का रोटी बेटी का रिश्ता शुरू हो गया, जिससे मुगलों के लिए राजपूताना जीतना आसान हो गया। अकबर की छत्र छाया में आमेर का राज्य भी महत्वपूर्ण हो गया, लेकिन राजपूताने में सबसे ज्यादा इज्जत तो मेवाड़ की ही थी, जिसने अब तक कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया था। सन 1562 में ही मारवाड़ के पराक्रमी राव मालदेव की मृत्यु हो गई। उनके तीसरे बेटे चंद्रसेन को युवराज बनाया गया था, लेकिन उसके बड़े भाइयों को यह मंजूर नहीं था। अकबर ने मारवाड़ को हथियाने का मौका नहीं गंवाया। चंद्रसेन मुगलों की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं था, पर उसके बड़े भाइयों रामचंद्र और उदय ने चंद्रसेन को जोधपुर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस तरह से मारवाड़ का एक बड़ा हिस्सा मुगलों के प्रभाव में आ तो गया, पर चंद्रसेन राठौड़ ने संघर्ष जारी रखा। इस समय अकबर से दोस्ती का आमेर राज्य को जबरदस्त फायदा हुआ। मारवाड़ का काफी बड़ा हिस्सा आमेर को मिलता चला गया। सन 1561 और 62 के दौरान मुगलों ने मांडू पर हमला करके मालवा को जीत लिया। मांडू सुल्तान बाज बहादुर भागकर मेवाड़ आ गया और राणा उदय सिंह ने उसको शरण भी दी। इस तरह से राणा उदय सिंह ने सारे पड़ोसियों से अच्छे व्यवहार बना रखे थे।
सन 1564 में मुगलों ने गोंडवाना पर भी हमला किया और वहां की रानी दुर्गावती ने जौहर न करके मुगलों से टक्कर ली और वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई और गोंडवाना पर मुगलों का कब्जा हो गया। यहाँ के जंगलों से मुगलों को हाथी मिलने वाले थे। अधिकांश राजपूताना मुगलों के प्रभाव में था, पर अकबर को चंद्रसेन राठौड़ का विद्रोह और मेवाड़ की प्रतिष्ठा दोनों खटक रहे थे। दरअसल मेवाड़ सारे राजपूताना में एक ऐसा राज्य था जिसने कभी भी अपनी स्वाधीनता के साथ कोई समझौता नहीं किया था। यदि मेवाड़ को खत्म नहीं किया जाता तो सारा राजपूताना स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखता, जिससे अकबर शायद ही निपट पाता। और केवल इतना ही नहीं, अकबर से भागे राजाओं को उदय सिंह पनाह दे रहे थे, जैसे कि मांडू का बाज बहादुर। दूसरी एक खास बात, मुगल साम्राज्य अब एक भारतीय साम्राज्य बन चुका था। ये एक अलग बात है कि अभी भी राजपूत और कई अन्य भारतीय उन्हें विदेशी मानते थे, लेकिन अब मुगल साम्राज्य की राजधानी और उसका अधिकांश हिस्सा भारत में ही थे। सही मायनों में अब जाकर मुगल साम्राज्य एक खाना बदोश्त कबायली राज्य से एक स्थायी स्थापित सुसंस्कृत साम्राज्य बनने जा रहा था। लेकिन उसके लिए आर्थिक स्थिरता का भी होना जरूरी था, और इसके लिए भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर मुगलों का प्रभाव होना बहुत जरूरी था, ताकि दोनों तटों को एक सूत्र में बांधा जा सके। इससे व्यापार मार्ग प्रशस्त होता। लेकिन मेवाड़ रास्ते में आ रहा था, तो सन 1567 में अकबर ने मेवाड़ पर हमला कर दिया। इस विषम परिस्थिति में, मुश्किल की इस घड़ी में राणा उदय सिंह की वही दूरदृष्टि काम आई। उन्होंने जयमल और पत्ता या फत्ता नाम के दो सेनापतियों को चित्तौड़ के किले पर तैनात कर दिया। उदय सिंह खुद भी चाहते थे कि वो अकबर का मुकाबला करें, लेकिन सामंतों के दबाव में आकर उन्हें चित्तौड़ छोड़ना पड़ा, और इसी वजह से राणा उदय सिंह पर कायरता का बेबुनियाद इल्जाम लगता है, जबकि राणा उदय सिंह छापे मार मार कर मुगलों को परेशान करने वाले थे। खैर, अक्टूबर सन 1567 में अकबर ने मांडलगढ़ होते हुए चित्तौड़ को घेरा डाल दिया। ये घेराबंदी 4 महीने चली। इसमें किले की दीवारों को फोड़ने के लिए अकबर ने बड़े पैमाने पर बारूदी सुरंगों का प्रयोग किया। इस दौरान अकबर की बंदूक की एक गोली से जयमल मारा गया, और बाकी राजपूतों ने कोई उपाय न देखकर आखिरी युद्ध का निर्णय ले लिया। चित्तौड़ की राजपूतनियों ने जौहर कर लिया, और अधिकांश राजपूत लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। तो इस तरह से फरवरी सन 1568 में चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा हो गया। लेकिन चित्तौड़ जीतने के बाद अकबर ने जिस हैवानियत का प्रदर्शन किया, वो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। ऐसा अकबर ने और कहीं नहीं किया। जन साधारण का हजारों की संख्या में कत्लेआम हुआ। ये दरिंदगी अकबर की महानता और धर्मनिरपेक्षता नहीं तो कम से कम उसकी दरियादिली पर तो प्रश्न चिन्ह लगा ही देती है, जैसा कि सम्राट अशोक के साथ होता है। यूं तो मेवाड़ पहले से ही आजादी का आदी था, पर इस कांड के बाद तो अब समझौते का तो कहीं कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। इस समय कुंवर प्रताप यानी भविष्य के राणा प्रताप 27 साल के हो चुके थे। ये सारी तबाही वो खुली आंखों से देख रहे थे। इससे उनका संकल्प और भी मजबूत हो गया। चित्तौड़ के पतन के बावजूद मेवाड़ आजाद राज्य ही रहा, और राणा उदय सिंह छापे मार मार कर मुगलों को परेशान करते रहे। यदि राणा उदय सिंह सूझबूझ नहीं दिखाते तो सहानुभूतिहीन इतिहासकारों की नजरों में वो वीर तो बन जाते, पर मेवाड़ राज्य को नहीं बचा पाते, और फिर उन पर पृथ्वीराज चौहान वाला इल्जाम लगाया जाता। चित्तौड़ के तुरंत बाद सन 1568 में ही अकबर ने रणथंबोर के मजबूत किले पर भी फतेह पा ली। हाड़ा राज्य भी अकबर के अधीन हो गया। सन 1570 में अकबर ने नागौर में दरबार लगाया। राजपुताने के लगभग सारे शासक वहां मत्था टेकने गए। बाज बहादुर भी गया, चंद्रसेन भी। लेकिन अकबर की फूट डालो और राज करो यानी बंदर बांट की राजनीति देखकर चंद्रसेन वहां से लौट आया। पर नागौर के दरबार में राणा उदय सिंह नहीं गए, चित्तौड़ मांगने के लिए भी नहीं। यही उनका स्वाभिमान और स्वतंत्रता का बोध हमें समझ में आता है। जबकि बीकानेर और जैसलमेर दोनों ने चुपचाप मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। सन 1570 के इस नागौर दरबार ने राजपूताना का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। राणा के दरबार में न आने से अकबर के अहंकार को कितनी चोट पहुंची होगी, जरा इसका अंदाजा लगाकर देखिए। हालांकि उदय सिंह की कुछ कमजोरियां भी थी। उनकी कुछ 18 से 20 रानियों का जिक्र मिलता है, जिससे उनको कुल 17 से 25 पुत्र हुए। राणा प्रताप जयवंता बाई से जन्मे थे और राणा उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे। उससे छोटे शक्ति सिंह
सज्जाबाई से जन्मे थे। लेकिन उदय सिंह की प्रिय रानी थी धीरबाई भट्टियानी, जिसका इन पर जादू चलता था। भट्टियानी से इनको जगमाल नाम का बेटा हुआ और भट्टियानी के बहकावे में आकर उदय सिंह ने अपने सबसे बड़े पुत्र प्रताप के साथ कई अन्याय किए। पराक्रमी प्रताप की जगह भट्टियानी के निकम्मे पुत्र जगमाल को युवराज बनाया। राणा का एक और बेटा शक्ति सिंह भी नाराज था। वो इस तरह के अन्याय बर्दाश्त नहीं कर पाया, बागी हो गया और मुगलों से जा मिला। इन्हीं सब कमजोरियों को मद्देनजर रखते हुए जेम्स टॉड, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा है, वो राणा उदय सिंह पर कायरता का इल्जाम आसानी से लगा देते हैं। ऊपर से चित्तौड़ की घेराबंदी में शामिल न होना इस बात को और तूल दे देता है। फिर खुद राणा उदय सिंह आखिर किसके बेटे थे? राणा सांगा, जिन्होंने मेवाड़ की शक्ति को उसके चरम पर पहुंचाया। और उदय सिंह पिता किसके थे? राणा प्रताप के, जिनकी आज भी कई घरों में पूजा होती है। ऐसे दादा पोते की चमक में आमतौर पर बीच की पीढ़ी हमको दिखाई नहीं देती। 28 फरवरी सन 1572 के दिन लगभग 50 साल की उम्र में राणा उदय सिंह द्वितीय की गोगुंदा में मृत्यु हो गई। ये बात सच है कि राणा उदय सिंह विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, लेकिन ऐसा तो लगभग हर राजा करता था, करता है और करता रहेगा। ये क्या कम है कि राणा उदय सिंह ने आजीवन मेवाड़ की जनता की भलाई का ध्यान रखा। चित्तौड़ होने के बावजूद अपनी स्वाधीनता और स्वाभिमान नहीं खोए और छापे मार मार के मुगलों को आजीवन परेशान करते रहे। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है, ताकि राणा उदय सिंह के पक्ष में कुछ सफाई पेश कर सकें।